Assalamu alaikum. This is Advocate Ahmed Hassan and you are watching my YouTube channel. आज का जो टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो है पोलीगैमी, जिसका मतलब है कि एक मर्द का पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना। तो इसमें क्योंकि इस्लाम में भी इस चीज़ की इजाज़त दी गई है, जैसे कि हम सूरह निसा को देखें, आयत नंबर 3 में से अगर उसके तर्जमे को देखें तो उसमें यह है कि मैरी द वुमेन यू लाइक इन टूज इन थ्रीज एंड इन फोर्स, बट इफ़ यू फियर दैट यू विल नॉट मेंटेन इक्विटी देन वन वुमेन करें। जिनको आप पसंद करते हैं उन औरतों में से शादी करें, दो दो या तीन तीन या चार चार। लेकिन अगर आपको इस बात का अंदेशा हो इन तमाम औरतों में इंसाफ नहीं कर सकेंगे तो फिर एक ही औरत से निकाह करो। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है 1961, इसमें भी पोलीगैमी के बारे में, यानी एक मर्द का दूसरी शादी करना, उसके बारे में जो रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, वो आज डिस्कस करेंगे कि लॉ क्या कहता है इस बारे में। जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 1 हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। उसमें ये बताया गया था कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल मुस्लिम सिटीजन, कि पाकिस्तान का डोमिसाइल जिस शहरी के पास है वो चाहे किसी भी कंट्री में मौजूद हो, उस पे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 लागू होगा अगर वो मुस्लिम है तो इसी में अगर देखें तो इसका सेक्शन 3 है, इसको डिस्कस करें। नो मैन ड्यूरिंग द सब्सटेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मैरिज शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर मैरिज, कि कोई भी आदमी जो है वो दूसरी शादी नहीं कर सकता जबकि उसके पास रिटन फॉर्म में पहली बीवी की परमिशन और आर्बिट्रेशन काउंसिल का सर्टिफिकेट मौजूद ना हो। नोर शैल एनी सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट विदाउट सच परमिशन बी रजिस्टर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, कि ऐसी मैरिज जो है इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्टर भी नहीं होगी। उसमें ये दो पहलू आ जाते हैं कि अगर तो पहली बीवी जो है अगर वो उसकी रजामंदी शामिल है तो वो उसका तरीकाकार क्या होगा, और अगर उसकी रजामंदी शामिल नहीं है और एक मर्द ने दूसरी शादी दूसरा निकाह कर लिया है तो उसमें पहली बीवी के लिए क्या रेमेडीज मौजूद हैं। उसमें अगर सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 रीड करूं तो an application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state the reasons for the purpose marriage and whether the consent of the existing wife or wives has been obtained thereto। वाइफ की रजामंदी है तो यूनियन काउंसिल उसे सर्टिफिकेट इशू करेगी फॉर द परमिशन ऑफ सेकंड मैरिज, कि दूसरी शादी की रजामंदी के लिए सर्टिफिकेट इशू करेगी। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद जो है वो एक जो मर्द है वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन रजामंद नहीं होती सेकंड मैरिज के लिए तो उसका क्या तरीकाकार है। उसका ये तरीकाकार है कि चेयरमैन की तरफ से उसे सर्टिफिकेट अगर नहीं इशू किया जाता, रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदे जो हैं बुलाने के बाद भी सेकंड मैरिज का, तो वो क्या करेगा, वो फिर डिप्टी कमिश्नर को रवीयन के तौर पे जो है वो एक एप्लीकेशन देगा, उस पर कुछ फीस लगेगी। डिप्टी कमिश्नर से भी अगर उसे रजामंदी नहीं मिलती, हस्बैंड जो है वो डिप्टी कमिश्नर के डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, वो हतमी होगा फैसला। सेक्शन 6 में सब सेक्शन 3 की बात करूं तो ऑन रिसेप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 2 द चेयरमैन शैल आस्क द एप्लीकेंट एंड हिज एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ ईच टू नॉमिनेट a representative and the arbitration council so constitute may, if
satisfied that the proposed marriage is necessary and just grants subject to the such condition if any as may be deemed fit the permission apply for. जैसा कि मैंने बताया कि वो चेयरमैन जो है वो दोनों के नुमाइंदे मुकर्रर करेगा और अगर रजामंदी होती है तो वो उसे सर्टिफिकेट इशू करेगा सेकंड मैरिज के लिए. अब इसमें देखें सब सेक्शन 4 को डिस्कस करें थे. इन डिसीडिंग द एप्लीकेशन द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर द डिसीजन एंड एनी पार्टी में इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी प्रेफर एंड एप्लीकेशन फॉर रिवीजन के टू द कलेक्टर concerned and his decision shall be final and shall not be called in question in any court. कि अगर हस्बैंड जो है कलेक्टर लॉ में से कलेक्टर का है लेकिन डिप्टी कमिश्नर जो होता है उसे रिवीजन के तौर पे एप्लीकेशन देता है अगर चेयरमैन की तरफ से उसे रजामंदी नहीं मिलती तो डिप्टी कमिश्नर का जो फैसला होगा वो हतमी होगा, उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा. इसमें ये होता है कि हस्बैंड कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं वाइफ की तरफ से जिसमें हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी करना चाह रहा होता है. उसमें जो है वो अगर तो औरत बांझ हो या बहुत ही वीक हो जो मर्द की नीड को पूरा नहीं कर पा रही तो इस सिचुएशन में जो है हस्बैंड दूसरी शादी का हकदार हो सकता है. अदरवाइज अगर वाइफ नहीं मान रही तो उसे ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी. अच्छा, अगर हस्बैंड फिर भी वाइफ की मर्जी के बगैर शादी कर लेता है दूसरी तो उसमें पहली वाइफ के लिए क्या रेमेडीज होंगी. उसमें सब सेक्शन 5 को देखें. अगर any man who contract an other marriage without the permission of the arbitration council shall pay immediately the entire amount of the dower. सबसे पहले तो अगर देखें तो यूनियन काउंसिल जो है उसे सेकंड मैरिज का सर्टिफिकेट ही इशू नहीं करेगी. दूसरा अगर देखें तो उसमें ये बताया कि जो हस्बैंड को पहली वाइफ का इमीडिएटली फौरन ही उसका डॉवर वापस करना पड़ेगा, वेदर प्रॉम्प्ट और डेफर्ड, चाहे वो प्रॉम्प्ट और या डेफर्ड हो, यानी कि तलाक की सूरत में जो लिखवाया जाता है उसे वो देना हो वो उसी वक्त देने का पाबंद होगा. ड्यू टू द एग्जिस्टिंग वाइफ और वाइफ विच अमाउंट इफ नॉट सो पेड शैल बी रिकवर एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू. तो अगर वो अमाउंट पे नहीं करता तो लैंड रेवेन्यू के जरिए कोई जमीन या कोई ऐसी चीज हो जायदाद उसके जरिए वो उसकी पेमेंट करवाई जाएगी. और अगर वो फिर भी नहीं करता ऑन कन्विक्शन अपॉन, पहला जो है वो उसे सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाएगा, सेकंड में उसका फौरन डॉवर वापस देना पड़ेगा पहली वाइफ को, और तीसरा जो है सबसे खतरनाक वो ये है कि पहली जो वाइफ है हस्बैंड के लिए वो बिफोर द मजिस्ट्रेट कंप्लेन करेगी और उसमें उसे हस्बैंड को 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि पहली वाइफ हस्बैंड के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, तो किसी भी मर्द को दूसरी शादी करने से पहले लॉ को जरूर रीड करना चाहिए. अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें. थैंक यू वेरी मच.